हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सोयल डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली आज की वीडियो में हम जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सोयल डिग्रेडेशन से। तो इस कंसेप्ट का क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स कि सोयल डिग्रेडेशन का मीन्स क्या हो रहा है। तो इसे जस्ट अगर हम पढ़ें तो हमें पता चल रहा है सोयल डिग्रेड यानी कि सोयल का क्या होना, खराब होना। सोयल में क्या होना कि सोयल की क्वांटिटी में, यानी कि सोयल जो है, सोयल की क्वालिटी, उसमें क्या आना, कमी आना, सोयल का डिग्रेड हो जाना, इस वर्ड का परफेक्ट मीनिंग है। अब हम स्टडी ये करेंगे कि सोयल कैसे डिग्रेड हो रही है, कैसे, कौन से ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से सोयल को क्या है, डिग्रेडेशन किया जा रहा है। तो मूव करते हैं हम हमारी स्लाइड पे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हमारे पॉइंट से। Forest area in the country is far lower than the desired 33% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया। हमने प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट डिस्कस किया था कि फॉरेस्ट जो एरिया है वो होना कितना चाहिए, तो वो होना चाहिए 33%। बट मैंने आपको बताया कि इंडिया में एट प्रेजेंट 21% ही जो एरिया है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है। ठीक है, तो पहला कारण तो यही है सोयल डिग्रेडेशन का कि जो इंडिया में फॉरेस्ट एरिया की क्या है, कमी है। ठीक है, अब जो सेकंड रीज़न है वो क्या है, human activities have not only brought about the degradation of land but also aggravated the pace of natural forces to cause damage to land। क्या मीन्स है इसका मीन ये है स्टूडेंट्स कि ह्यूमन एक्टिविटी यानी कि ह्यूमन ऐसे काम तो करते ही हैं जिसकी वजह से जो सोयल है, लैंड है, इन्वायरमेंट है, वो डिग्रेड हो जाए। बट उनकी काम की वजह से कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ें भी हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट को, हमारी सोयल को क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। सोयल क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सभी को ही पता है डिफोरेस्टेशन का। डिफोरेस्टेशन के बारे में तो सभी स्टूडेंट्स जानते ही होंगे, यानी कि क्या करना, पेड़ों को बहुत ज़्यादा मात्रा में काटना, डिफोरेस्ट करना, यानी कि पेड़ों को बहुत ज़्यादा मात्रा में काटना। ठीक है, पहला कारण तो लैंड डिग्रेडेशन का ये हो गया। ठीक है, ओवर ग्रेजिंग भी होता है स्टूडेंट। ओवर ग्रेजिंग का क्या हो कि एक तो लिमिटेड अमाउंट में ग्रेज करवाना है, यानी कि अपने जो पालतू एनिमल्स हम घर पे रखते हैं, ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है, ग्रेज करवाना पड़ता है, चरा के आना पड़ता है। ठीक है, तो वो जहाँ पे चरते हैं, ठीक है, तो वो अगर ज़्यादा अमाउंट में, अगर वो एक ही एरिया में बार बार ग्रेज करते रहें तो उस एरिया में क्या होता है, कमी आ जाती है एग्रीकल्चर की भी, एंड लैंड भी जो क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। इसी कंसेप्ट को बोला जाता है ओवर ग्रेजिंग। और नेक्स्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट लैंड का डिग्रेड होना, वो होता है माइनिंग की वजह से। माइनिंग एक्टिविटीज़ होती है ना स्टूडेंट्स, माइनिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है, मिनरल्स को निकालना। ठीक है, उसकी वजह से भी लैंड बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिग्रेड होती है। और जो लास्ट फैक्टर है जिसकी वजह से जो लैंड है वो डिग्रेड हो रही है, वो है क्वेरिंग। क्वेरिंग का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स कि अगर कोई जगह है ये, ठीक है, इसमें से क्या करना है, बड़े पत्थर जो है वो बाहर निकालने हैं। ठीक है, इसकी वजह से भी क्या होता है, लैंड डिग्रेड होता है। इसी प्रोसेस को क्वेरिंग बोला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस पढ़े हमने जिसकी वजह से जो लैंड है वो डिग्रेड हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, माइनिंग साइट्स आर अबंडेंट आफ्टर एक्सक्वेशन ऑफ वर्क। ठीक है, अब इस पॉइंट का मीन्स मैं आपको डायरेक्ट ही बता देती हूँ कि माइनिंग, मैंने अभी आपको डिस्कस किया आपके साथ कि जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स वगैरह को निकालना। ठीक है, इसी चीज कंसेप्ट को माइनिंग बोलते हैं। ठीक है, और क्या है कि जब अपना वर्क जो है वो लोग यानी कि माइनिंग है, ठीक है, माइनिंग कर रहे हैं, यानी कि एक उन्होंने क्या किया, एक ज़मीन को खोदा, ठीक है, उसमें से अपना वर्क जो है वो कर लिया। अब इस ज़मीन के पार्ट को ये लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे, कवर नहीं करेंगे, वापस इस पे लैंड यानी कि सोयल वगैरह कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, सोयल नहीं डालेंगे इसमें, या फिर कुछ भी मान लीजिए अगर इसको ढक दें, कवर कर दें किसी भी चीज़ से, तो इस पे वापस इस जो पोर्शन को यूज़ किया जा सकता है। बट ये लोग कुछ नहीं करेंगे, इसी की वजह से क्या हो जाएगा, लैंड जो है डिग्रेड हो जाएगा, लैंड की क्वांटिटी डिग्रेड हो जाएगी। आपको क्लियर हुआ? ठीक है, बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे कि इस लैंड डिग्रेडेशन को रोका कैसे जा सकता है, कि हम क्या करें कि ये जो लैंड डिग्रेड है इसे बंद कर दें।
पहले उसे पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, ये स्टडी करते हैं कि कौन सी ऐसी स्टेट्स है जहाँ पर जो लैंड डिग्रेडेशन है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या है, इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें क्या है, डिफोरेस्टेशन करते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कटिंग की जा रही है फॉरेस्ट की, जिसकी वजह से क्या है कि वहाँ की जो लैंड है वो डिग्रेड हो रही है, और इन जगहों पर क्या किया जाता है, माइनिंग भी की जा रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। क्योंकि आप सभी को पता ही है, इधर झारखंड, छत्तीसगढ़, ये वो वाले एरिया हैं जो मिनरल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं। ठीक है, जो जहाँ से हमें ये माइनिंग के थ्रू मिनरल्स मिलते हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, लैंड जो है डिग्रेड हो रही है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में। सेकंड पॉइंट आता है, इन स्टेट्स लाइक गुजरात, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ क्या हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग से लैंड डिग्रेड हो रही है। एंड जो लास्ट पॉइंट है, पंजाब, हरियाणा, इनके बारे में सुन के तो हमें सीधा ही ये पता चल जाता है कि इस जगह पे क्या किया जा रहा होगा, ज़्यादा अमाउंट में इरिगेशन किया जा रहा होगा। इरिगेशन ज़रूरी है, हाँ, अगर हमें अच्छी एग्रीकल्चर करनी है, अच्छी फार्मिंग करनी है, तो क्या होगा, इरिगेशन ज़रूरी है, प्रॉपर टाइम पे फसलों को पानी मिलना भी ज़रूरी है। बट अगर यही चीज़ ज़्यादा अमाउंट में कर लेंगे ना, तो वो क्या हो जाएगी, वो गलत होगी। ठीक है, लैंड के लिए भी। ये जो तीसरा कंसेप्ट था जिसकी वजह से लैंड क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है। तो अब पढ़ते हैं कि कैसे इस डिग्रेडेशन को रोका जा सकता है। तो देखिए, ऐसे कुछ मेजर्स पढ़ते हैं जिसकी वजह से क्या है कि ये जो लैंड इतनी ज़्यादा डिग्रेड हो रही है, इसे क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, रोका जा सके। देखिए, पहला जो रीज़न है हमारे पास, कैसे रोक सकते हैं, अफॉरेस्टेशन के थ्रू। अफॉरेस्टेशन क्या होता है, पहले हमने पढ़ा स्टूडेंट, डिफॉरेस्टेशन यानी कि कटिंग ऑफ द ट्रीज इन लार्ज अमाउंट, बट अफॉरेस्टेशन मतलब प्लांटिंग ऑफ द प्लांट्स। अगर हम प्लांट्स को प्लांट करेंगे, ठीक है, प्लांट्स को उगाएंगे, तभी वो क्या होंगे, कल को जाकर ट्री बनेंगे। ठीक है, तो अगर हम अच्छे अमाउंट में क्रॉप्स को, प्लांट्स को ग्रो करें, ठीक है, तो इससे क्या होगा, हम सोइल की फर्टिलिटी, सोइल को वापस क्या कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज किया जा सकता है, लैंड को डिग्रेड होने से बचाया जा सकता है, और जो ग्रेजिंग है वो प्रॉपर अमाउंट में हो, ज़्यादा ना हो। यानी कि अगर हम एक ही एरिया में बार बार ग्रेज करवाते रहेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, उस जगह की जो सोइल की जो क्वालिटी है वो रेड्यूस हो जाएगी। फिर बात आता है प्लांटिंग ऑफ द शेल्टर बेल्ट्स ऑफ द प्लांट्स। इसका पढ़ते हैं हम। जैसे ये मान लीजिए स्टूडेंट्स, कोई खेत है, ठीक है, फील्ड है, अब यहाँ पर क्या है, फसल ग्रो हो गई, ठीक है, यानी कि फसल बीज रखी है हमने, फसल को ग्रो कर रखा है। अब ये जो मैंने आपको यहाँ पर जो ये लाइनिंग बनाई है ना, ये जो यहाँ लाइन बनाई है, तो इस लाइन के क्या है, ये जो मैंने लाइन बनाई है, ये बताती है कि इस साइड पे सिर्फ इस लाइनिंग में क्या किया जाएगा, प्लांट्स को ग्रो किया जाएगा। इसी प्रोसीजर को क्या बोला जाता है, शेल्टर बेल्ट प्रोसीजर बोला जाता है, शेल्टर बेल्ट। इससे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा जो फील्ड है, जो फार्मिंग एरिया है, उसे बेनिफिट होता है। ठीक है, इस साइड फसल उगी हुई है और इस साइड वो लोग क्या करते हैं, इस टाइप से प्लांट्स को क्रॉपिंग कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है हमारे लैंड को। नेक्स्ट तरीका आता है स्टूडेंट्स, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट। ठीक है, अगर कोई लैंड जो है वेस्टेज पड़ी है, ठीक है, उसको क्या किया जा सकते हैं, जल्दी से जल्दी सही काम में यूज़ किया जा सके, उस पर एग्रीकल्चर किया जा सके, तो वो क्या हो जाएगा, वेस्ट लैंड भी एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये नेक्स्ट प्रोसीजर है कि लैंड डिग्रेडेशन को कैसे बचाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। मैं अभी आपको बता देती हूँ सैंड ड्यून्स का क्या प्रोसीजर रहता है, कि जैसे ये ज़्यादा राजस्थानी एरिया आ जाता है, मतलब डेजर्टिस एरिया, इसमें क्या होता है, ऐसे बड़े बड़े मिट्टी के टीले बने होते हैं। ठीक है, अब इन मिट्टी के टीलों का भी अगर इस्तेमाल किया जा सके, तो वो क्या होगा, हमारी लैंड को बेनिफिट ही देगा। लास्ट पॉइंट है कि माइनिंग एक्टिविटीज़ को अगर हम कंट्रोल में करें, माइनिंग एक्टिविटीज़ को सही ढंग से करें, तो क्या है, हम हमारी लैंड को बचा सकते हैं डिग्रेडेड होने से।
तो ये जो है हमारा लैंड डिग्रेडेशन का और लैंड का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नेम है सोयल एज अ रिसोर्स, यानी कि सोयल के बारे में स्टडी करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, सोयल के बारे में हमें ऑलरेडी पता है कि लैंड अगर इम्पोर्टेंट है तो सोयल भी तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। इसे ज़्यादा डिटेल में आई थिंक समझाने की ज़रूरत नहीं है कि लैंड इम्पोर्टेंट है तो सोयल भी तो अपर पार्टी है उसका, ठीक है। तो अब क्या है, सोयल के बारे में आपको बता देती हूँ डायरेक्ट कि क्या चीज़, क्या कंसेप्ट यहाँ ज़रूरत पड़ रही है कि जो सोयल है ना स्टूडेंट, सोयल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर हमें क्या करना है, प्लांट्स को ग्रो करना है, अच्छी एग्रीकल्चर करनी है। अब सोयल को अलग अलग टाइप से बांटा गया है, सोयल्स के कुछ टाइप पढ़ेंगे, ठीक है, कि कितने टाइप्स की जो है सोयल होती है, ठीक है, और कैसे सोयल का फॉर्मेशन होता है और सोयल कैसे यूज़ होती है। पहली बात तो आप इतना समझ लीजिए, सोयल है, सोयल में क्या होता है, ह्यूमस होता है। तो ये ह्यूमस क्या होता है स्टूडेंट्स, तो ह्यूमस ये मान सकते हैं हम कि इसमें क्या होती है, डेड रिमेन्स होती हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स की, जिसकी वजह से क्या है, जो सोयल है उसमें क्या हो जाती है, फर्टिलिटी बनी रहती है। फर्टिलिटी यानी कि उपजाऊपन जो है वो बना रहता है, ठीक है। अब इसी उपजाऊपन की वजह से उस एरिया में फार्मिंग ज़्यादा हो सकती है, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये सोयल का कंसेप्ट है। अब चलते हैं हम हमारे मैप पर, जो हमें ये बताएगा कि सोयल कितनी टाइप की है और कहाँ किस एरिया में किस टाइप की सोयल मिलती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मैप आ गया जहाँ पे हम अलग अलग सोयल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो अब देखिए सोयल्स में क्या क्या चीज़ें हैं। तो फर्स्ट टाइप की सोयल है वो है हमारी फॉरेस्ट सोयल। फॉरेस्ट सोयल क्या है, जो स्टूडेंट्स हमें फॉरेस्ट में मिलती है। फॉरेस्ट सोयल के नेम से ही क्लियर हो रहा है, फॉरेस्ट में, यानी कि ये हिमालय वाले रीजन की तरफ में क्या है, ये हमें फॉरेस्ट सोयल मिलती है। माउंटेनियस रीजन में मान सकते हैं हम फॉरेस्ट सोयल को। क्लियर हो गया। और ये क्या है, ब्राउन दिख रही है आपको। अब क्या है, जो ये सेकंड सोयल टाइप है वो है हमारा ब्लैक सोयल। पहली बात तो ये काली मिट्टी, नाम से ही क्लियर हो रहा है काली मिट्टी। और यहाँ पर कॉटन की जो क्रॉपिंग है वो बहुत अच्छी से की जा सकती है। कॉटन क्रॉप बहुत अच्छे से ग्रो होती है। सबसे सुटेबल क्रॉप मान सकते हैं हम कॉटन को ब्लैक सोयल के लिए, ठीक है। तो ये किस एरिया में आती है ज़्यादातर, ये महाराष्ट्र मध्य प्रदेश वाली साइड ज़्यादा है। कौन सी, ब्लैक सोयल। बात है हमारी नेक्स्ट सोयल की, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलती है, वो है हमारी एलुवियल सोयल। अब ये जो एलुवियल सोयल है ना स्टूडेंट्स, अब ये कहाँ मिलती है, ये हमें नॉर्थन प्लेन में मिलती है। नॉर्थन प्लेन मैंने बोला तो आपको कुछ याद आया, हमने 9th में स्टडी किया था, जो थर्ड फिजिकल फीचर थी किसकी, इंडिया की जो थर्ड फिजिकल फीचर है या सेकंड फिजिकल फीचर है, ये हाँ थी सेकंड फिजिकल फीचर्स थी इंडिया की, चाहे वो तो हमारी नंबरिंग के अकॉर्डिंग है। फर्स्ट हमने पढ़ी थी द हिमालयाज, सेकंड पढ़ी नॉर्थन प्लेन, फिर हमने पढ़ी पेनिसुलर प्लेट्यू, ठीक है। तो ये जो सेकंड वाली जो थी हमारे पास नॉर्दर्न प्लेन वाली, इस एरिया में क्या मिलती है, हमें बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में सोयल मिलती है, ठीक है, जिसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है, जिसका क्या नेम है, एलुवियल सोयल। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट सोयल टाइप पे, जिसका नेम है एरिड सोयल। तो जो एरिड सोयल है, एरिड सोयल क्या होती है, ये डेजर्टियस पार्ट में मिलती है जहाँ पर फार्मिंग पॉसिबल नहीं होती, तो वो इस एरिया में जो है एरिड सोयल पाई जाती है। नेक्स्ट सोयल टाइप लेटराइट सोयल। लेटराइट सोयल ज़्यादा नहीं, ठीक ठाक क्वांटिटी में ही मिलती है, तो बहुत कम एरिया है जहाँ लेटराइट सोयल जो है पाई जाती है। लास्ट टाइप ऑफ जो सोयल है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मिलती है स्टूडेंट्स, जिसका नेम है रेड एंड येलो सोयल। तो ये जो रेड एंड येलो सोयल है ना स्टूडेंट्स, ठीक है, ये भी काफ़ी सही जो सोयल है, इसके बारे में भी हम डिटेल से स्टडी करते हैं कि कौन सी सोयल कैसी और कितनी ज़्यादा बेटर होती है। तो चलते हैं डिटेल्स की तरफ। तो पहले हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स एलुवियल सोयल की। तो ये जो एलुवियल सोयल है ये कहाँ मिलती है, तो सबसे ज़्यादा जो हमने अभी डिस्कस किया मैप के थ्रू कि सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली सोयल लगभग एलुवियल सोयल ही है। तो ये भी हमने पढ़ लिया था कि ये कहाँ मिलती है, नॉर्थन प्लेन्स में मिलती है। अब ये नॉर्दर्न प्लेन्स में ही क्यों मिलती है, बिकॉज जो 3 रिवर सिस्टम है, जो रिवर सिस्टम है 3 रिवर्स के द्वारा बनाया जाता है नॉर्दर्न प्लेन में,
उसके द्वारा ये जो सोयल है ये यहाँ पाई जाती है। कौन सी सोयल? एलुवियल सोयल। और ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल सोयल है और सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए भी सूटेबल सोयल है। और ये क्या है, ये इस जगह पे क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड है। यानी कि ये जगह डेंसली पॉपुलेटेड का मतलब क्या है, यानी कि यहाँ जो लोग हैं, ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, पॉपुलेशन इस एरिया की ज़्यादा है। तो कौन सी रिवर्स है जिसके थ्रू ये जो सोयल है ये यहाँ पाई जाती हैं? तो वो फर्स्ट रिवर थी इंडस, सेकंड थी ब्रह्मपुत्र एंड थर्ड थी गंगा। तो ये तीनों रिवर मिलकर क्या करती हैं, रिवर सिस्टम बनाती है नॉर्दर्न प्लेन्स में, जिसकी वजह से एलुवियल सोयल यहाँ मिलती है, द मोस्ट फर्टाइल सोयल। अब हम और बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत कि जो एलुवियल सोयल है उसकी क्या बेनिफिट्स है, एलुवियल सोयल कैसी है, क्या किस क्वांटिटी में मिलती है। ठीक है, तो मूव करते हैं हम इसकी विशेषताओं की तरफ, फीचर्स की तरफ एलुवियल सोयल की। तो देखिए स्टूडेंट्स, कंटेन एलुवियल सोयल में क्या है, कंटेन पोटाश। या इसमें क्या है कि इसमें पोटाश की क्वांटिटी भी होती है, फॉस्फोरिक एसिड भी होता है, लाइम, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ अगर शुगर केन की जाए, शुगर केन क्या होती है, गन्ना सुना ही होगा आप सभी ने। ठीक है, तो गन्ने की फसल के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल रहती है एलुवियल सोयल, वीट की, गेहूँ की फसल के लिए, और जितनी भी दूसरी दालें हैं और जो सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, उनके लिए सबसे अगर सुटेबल सोयल मानी जाए तो किसे मानेंगे हम, एलुवियल सोयल को मानेंगे। ठीक है, और अब इसकी क्या विशेषता है देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो सेकंड पॉइंट आता है फीचर्स ऑफ एलुवियल सोयल में, तो वो क्या है, फाउंड इन राजस्थान, ये राजस्थान में मिलती है, गुजरात में मिलती है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पर, यानी कि ईस्ट वाली साइड में जो एरियाज़ हैं समुंदर के साथ टच करते हैं उसी एरिया को बोलेंगे हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, तो उस साइड में मिलती है। और डेल्टाज में भी मिलती है हमें, कौन से डेल्टाज में, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर्स के। अब ये यहाँ पर जो डेल्टा वर्ड आया है, तो ये जो डेल्टा वर्ड आया है वो क्या, तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स डेल्टा वर्ड आया है, तो डेल्टा के बारे में आपको पता ही होगा। ठीक है, कि डेल्टा एक्चुअल में क्या होते हैं, किस किस को नहीं पता कि डेल्टा क्या होते हैं, तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा क्लियर कर ही दूं कि डेल्टा क्या है। कि देखिए स्टूडेंट्स, कि अगर ईस्टर्न कोस्ट वाली साइड जो है डेल्टा की फॉर्मेशन ज़्यादा होती है पहली बात तो, और लगभग वहीं होती है डेल्टास की फॉर्मेशन। तो अब ये है क्या था क्या, तो ये मान लीजिए अगर ईस्टर्न कोस्ट बना दिया मैंने, ठीक है, ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट बन गया, और यहाँ से जो कावेरी, महानदी, गोदावरी, जो भी कृष्णा रिवर्स हैं, तो ये कहाँ पर जाकर गिरेंगी, तो ये गिर जाएंगी बे ऑफ बंगाल में। अब अगर ये बे ऑफ बंगाल में गिरना चाहती हैं तो अब क्या करेंगी, अगर कोई रिवर इस साइड ईस्टर्न कोस्ट वाली साइड कोई रिवर आती है तो वो क्या करेगी, जब वो यहाँ गिरने वाली होगी ना, यानी कि बे ऑफ बंगाल में वो जो अपना पानी जो है, वाटर है, जो पूरी तरह से शेड करने वाली होंगी, तो अपने आप को क्या कर देंगी, डिवाइड कर देंगी यहाँ से, यानी कि अलग अलग पार्ट्स में ले जाएंगी। अब ये अलग अलग पार्ट्स जो बन गए हैं, रिवर ने खुद को डिवाइड कर दिया, तो ये एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन गई है स्टूडेंट्स। क्या बन गई है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन गई है। इसी चीज़ को क्या बोल देते हैं, डेल्टा बोल देते हैं। कि डेल्टा क्या होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जब जो रिवर है जो क्या होती है, मेन जो समुद्र में, ठीक है, ओशियन में जब वो गिरती है तो वो क्या करती है, खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अलग अलग उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज में, यानी कि अलग अलग नदियों में, अलग अलग सहायक नदियों में अपने आप को डिवाइड कर देती हैं। क्लियर हुआ डेल्टा का मीन्स। ठीक है, तो हमारा एलुवियल सॉइल का जो ये पॉइंट है ये क्लियर हुआ है। अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड सॉइल टाइप पे, कि वो सेकंड सॉइल टाइप कैसी है। देखिए स्टूडेंट, जो हमारी सेकंड सोयल है वो क्या है, पहली बात तो जो सेकंड सोयल है वो ब्लैक है कलर में, और इसका बैकग्राउंड में मैंने ब्लैक इसलिए किया है कि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए कि जो ब्लैक सोयल है यानी कि काली मिट्टी है वो काली है कलर में। इस सोयल को रेगुर सोयल्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो ब्लैक सोयल्स है वो क्या है, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि कॉटन क्रॉप के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये कहाँ मिलती है, हमें ये लगभग डेक्कन ट्रैप में मिलती है। अब ये डेक्कन ट्रैप का भी वर्ड आपने सुना हुआ है, कब सुना था, 9th क्लास में, चैप्टर नंबर 2 में, थर्ड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में। अब ये जो थर्ड फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया क्या थी, पेनिसुलर प्लेट्यू। ठीक है, अब ये पेनिसुलर प्लेट्यू का जो
जैसे ये मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, ठीक है। अब पेनिसुलर प्लेट्यू 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। ये जो पार्ट था इसे हम बोल देते हैं सेंट्रल हाईलैंड, इस पार्ट को हम बोलते हैं डेक्कन ट्रैप। अब ये जो डेक्कन ट्रैप है इसी साइड जो है ब्लैक सोइल पाई जाती है, तो डेक्कन ट्रैप के कारण ही ये जो ब्लैक सोइल है ये ओरिजिनेट हुई है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, और ये कहाँ मिलती हैं? महाराष्ट्र एरिया में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो इन रीजन्स में ये जो ब्लैक सोइल है ये पाई जाती है। अब बात करते हैं इसके दूसरे फीचर्स की कि और कौन सी ब्लैक सोइल के टाइप में बातें बोली गई हैं, बताई गई हैं हमारी बुक में। जो ब्लैक सोइल है उसमें क्या है कि बहुत ही ज़्यादा फाइन क्वालिटी में क्या मिला हुआ है, क्लेई मटेरियल मिला हुआ है, यानी कि चिकनी मिट्टी होती है जो ब्लैक सोइल होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होती है, मॉइस्चर को कवर रखने के लिए काफ़ी पावर होती है। अब मॉइस्चर है, ठीक है, यानी कि मिट्टी में क्या होगी, नमी होगी, इसलिए तो इसको मैंने क्या बोला, चिकनी मिट्टी, क्लेई मटेरियल बोला ना, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट की क्वांटिटी अच्छी खासी होती है, मैग्नीशियम भी मिलता है हमें इस सॉइल में, पोटाश की क्वांटिटी भी पाई जाती है, और लाइम की क्वांटिटी भी हमें इस सॉइल में मिलती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है स्टूडेंट्स वो है पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट। इस सॉइल में क्या है, हमें फॉस्फोरिक का कंटेंट नहीं मिलता, ठीक है, फॉस्फोरस नहीं पाया जाता, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हॉट सॉइल हो जाती है ये, इसकी वजह से सॉइल में क्या है, क्रैक जो है वो बन जाते हैं। और ये जो सॉइल है ये वेट होती है, आर स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफ़िकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल्ड। मतलब क्या है कि ये जो सोयल है ना, ये अभी आपने बात की कि हॉट सोयल हो चुकी है, ठीक है, और ये क्या हो जाती है, चिपक भी जाती है जब इसको क्या कर दिया जाता है, गीला कर दिया जाता है, और इस पर काम करना मुश्किल हो जाता है। बट इतना आप हमेशा याद रखिए कि जो ब्लैक सोयल है वो किसके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल है, वो कॉटन क्रॉप के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट सोयल टाइप पे, तो वो सोयल टाइप क्या होगा, तो वो होगा लेटराइट सोयल। देखिए जो ये लेटराइट सोयल है स्टूडेंट्स, इसके वर्ड में लेटर आया है, डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर। ये लेटर से डिराइव हुआ है, प्राप्त हुआ है, जिसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ब्रिक, ठीक है। डेवलप्स इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर, ये उस एरियाज में मिलती है जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो भी हाई होता है और रेनफॉल भी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ह्यूमस यानी कि उपजाऊपन की कमी होती है सोयल में। अब लेटराइट सोयल मैंने लगभग ये थी कि बहुत ज़्यादा कम रीजन्स में पाई गई है, ठीक है। अब क्या है, क्योंकि इसमें क्या है, अब ह्यूमस की कमी क्यों रहती है, इस पॉइंट को हमें समझना ज़रूरी है। तो ह्यूमस की कमी इसलिए रहती है क्योंकि स्टूडेंट इस एरिया में अगर जो बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। वो डिस्ट्रॉय क्यों हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है इस एरिया में। अब इतने ज़्यादा टेम्परेचर में कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी भले क्यों ना हो, इसलिए जो है इस सोयल में ह्यूमस की कमी रहती है। और जो लेटराइट सोयल है स्टूडेंट्स, ये क्या होती है, सुटेबल होती है किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए, अगर इस एरिया में जो सोयल है उसे क्या मिल सके, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी मिल सके, ठीक है, और फर्टिलाइजर्स वगैरह की पूरी क्वांटिटी मिले। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो लेटराइट सोयल है ये हमें कहाँ मिलती है, तो रीजन्स के नाम आए हैं स्टूडेंट्स, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, और हिली एरियाज में मिलती है ओडिशा और असम की। नेक्स्ट पॉइंट की बात आती है स्टूडेंट, जो हिली एरियाज है ना, कर्नाटका के, केरला के और तमिलनाडु के, इसकी वजह से क्या होते हैं, इस सोयल, जो सोयल होती है इसमें क्या किया जाता है, टी एंड कॉफ़ी की क्रॉपिंग की जाती है। प्लांटेशन क्रॉप्स जो है इस सोयल में की जा सकती हैं। देन बात आता है रेड लेटराइट सोयल भी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरला में, ठीक है, क्योंकि ये क्या होती है, क्रॉप, इन क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल होती है। कौन सी क्रॉप्स, कैश्यू नट वगैरह जो क्रॉप्स हैं। तो हमारी थर्ड जो टाइप की सोयल थी वो भी क्लियर हो गई है। बात करते हैं नेक्स्ट हमारी रेड एंड येलो सोइल्स की, कि अब ये जो रेड एंड येलो सोइल्स है ये क्या है। तो इस सोयल में, इस पार्ट में जो है ये रेड एंड सोयल हमें मिलती है। ये जो पार्ट आपको यहाँ शो कर रही हूँ मैं, ये जो पार्ट है ये रेड एंड येलो सोयल का पार्ट है। देखते हैं
रेड सोयल डेवलप्स एंड क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। आप इतना ही समझिए कि क्या है कि इस सोयल में आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा होने के कारण ये क्या है, रेड सोयल होती है। ठीक है, अब इग्निशियस रॉक्स के कारण ही इस सोयल का कलर जो होता है वो रेड होता है। बेसिकली इतना ही है कि जो आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है रेड सोयल में। और क्या है, ये किस एरिया में मिलती है, ये हमें मिलती है उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, साउदर्न पार्ट्स में गंगा प्लेन्स के। ठीक है, इन एरियाज में ये ज़्यादा मिलती है। ये रेडिश है क्योंकि इसमें क्या है, आयरन का जो कंपोजिशन है वो ज़्यादा होता है क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स की वजह से। अब ये तो नहीं है कि आपको मेटामॉर्फिक रॉक एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन फिर भी चलो मैं थोड़ा बता देती हूँ कि 3 टाइप्स की रॉक्स होती है स्टूडेंट्स। फर्स्ट रॉक होती है इग्निशियस रॉक, सेकंड होती है सेडिमेंट्री, थर्ड होती है मेटामॉर्फिक। इग्निशियस रॉक्स किसकी वजह से होती हैं, वोल्केनो जब इरप्ट हो जाते हैं, वोल्केनो फटते हैं, उसकी वजह से जो हॉट मैग्मा बाहर निकलता है वो कूल हो जाता है बाहर एटमॉस्फेयर में आके, जिसकी वजह से इग्निशियस रॉक्स बनती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स नाम से ही क्लियर है, सेडिमेंट्स जो ये रेन विंड जो है ये सब अपने साथ सेडिमेंट्स लाते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, एक जगह डिपॉजिट हो जाते हैं जहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अब ये जो दोनों रॉक्स है यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक किसकी वजह से बनती है, सेडिमेंट्री रॉक की वजह से ही बनती है। सेडिमेंट्री रॉक्स को अगर हीट एंड प्रेशर में रखा जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट्स विद रेड एंड येलो सॉइल क्लियर हुए होंगे। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट सोयल टाइप पे, जिसका नेम था फॉरेस्ट सोयल या फिर माउंटेनियस सोयल की बात कर सकते हैं। तो ये हिली और माउंटेनियस एरियाज में पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, लोमी होते हैं और सिल्ट होते हैं वैली साइड्स में। यानी कि अब माउंटेनियस एरिया में अगर कोई चीज़ मिलेगी स्टूडेंट्स तो वो क्या होगी, इस साइड में मिलेगी। ठीक है, ये जो सोयल हो गई, ठीक है, ये रेंज होगी हमारी माउंटेन्स, तो इस साइड में जो है ये सोयल टाइप्स जो है मिलता है। अब इसमें जो ह्यूमस की क्वांटिटी है वो भी क्या होती है, लो होती है, कमी आई हुई होती है। और ये क्या होते हैं कि इतने भी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होते। बट फॉरेस्ट सोयल के जो नीचे वाली सोयल है यानी कि एलुवियल सोयल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। मेरे हिसाब से जो है सारे सॉइल टाइप्स कवर हो गए हैं। शायद एक सॉइल टाइप जो है वो रह गया है, वो कौन सा है, एरिड सॉइल। तो एरिड सॉइल की बात कर लेते हैं। रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, यानी कि रेड भी होती है, रेड से लेकर ब्राउन तक ये जो है, ये जो सॉइल है इसका कलर हो जाता है। सैंडी इन टेक्सचर एंड सैलाइन इन नेचर। अब ये क्या है, सैलाइन होती है नेचर में, यानी कि जो खारापन है इस साइड में होता है। डेजर्टिस एरिया में अगर हम वाटर को भी टेस्ट करें तो उसमें खारापन होता है। ठीक है, इन सम एरियाज द सोल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई, क्योंकि कुछ एरिया में जो सोयल में सोल्ट कंटेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, अब ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, बहुत ज़्यादा ड्राई क्लाइमेट की वजह से और टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो इवेपोरेशन जल्दी से हो जाता है, जिसकी वजह से जो सोयल है उसमें ह्यूमस की कमी आ जाती है, यानी कि ये जो सोयल है वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी के बाद इस सोयल एरिया में भी कल्टीवेशन पॉसिबल है। और ये वाला कौन सा एरिया होता है, मेनली ये वेस्टर्न राजस्थान का एरिया है स्टूडेंट्स। ओके, तो जितनी भी सॉइल्स थी वो हमने कवर कर ली हैं। हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक रह गया है स्टूडेंट्स, तो वो है सॉइल कंजर्वेशन। तो सॉइल कंजर्वेशन के ऊपर बात कर लेते हैं हम। वो है, पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारे पास काउंटर प्लॉइंग। काउंटर प्लॉइंग क्या कंसेप्ट है कि प्लॉइंग अलोंग द काउंटर लाइंस कैन डिसलरेट द फ्लो ऑफ वाटर। अगर देखिए काउंटर प्लॉइंग ज़्यादातर कहाँ होती है स्टूडेंट्स, मेनली ये माउंटेनियस रीजन्स में ही होती है। तो अब ये लोग क्या करेंगे, इस टाइप में खेती करते हैं। ठीक है, तो वो क्या कर देते हैं, इस टाइप से जो स्लोप्स है स्लोप्स में करेंगे तो जो वाटर है ना स्लोप्स में वो क्या हो, प्रॉपर एक तो फार्मिंग अच्छे से हो। पहली बात तो माउंटेनियस एरिया में इन लोगों को फार्मिंग इजी तरीके से करें, इसलिए किस मेथड को यूज़ करते हैं, काउंटर प्लॉइंग के कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। ये क्या करते हैं, फील्ड को क्या करेंगे,
जैसे ये देखिए, ये माउंटेनियस रीजन बना दिया मैंने। अब ये नीचे की तरफ ये जो स्लोप जा रही है, स्लोप डाउनवर्ड हो रहा है, ठीक है। तो जो वाटर है वो अच्छे से सभी क्रॉप्स पे आए और ये वाटर जो है वो नीचे की तरफ फ्लो हो जाए, जिसकी वजह से ये काउंटर प्लॉइंग की जाते हैं, ताकि ये क्या कर सके, सोइल की क्वांटिटी को, सोइल की क्वालिटी को बचा सके, सोइल को डिग्रेड ना होने दे। लास्ट जो हमारे पास टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है स्ट्रिप क्रॉपिंग। तो ये जो स्ट्रिप क्रॉपिंग है ना स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, लार्ज फील्ड होता है, ठीक है। अगर हम बहुत ज़्यादा बड़े खेत में, ठीक है, बहुत हमारे पास एरिया है फार्मिंग के लिए, अगर वहाँ हम खेती कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में जो है पूरे एरिया को डिवाइड कर देंगे। इसी कंसेप्ट को क्या बोल देते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग बोल देते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि कंप्लीट चैप्टर हो चुका है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, और मैंने आपको साथ में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी डिटेल में दिए गए हैं जिससे आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।